वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चिंगारी कोई भड़के। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज मेरे साथ जो फनकार हैं, उन्होंने वैसे बॉलीवुड की एक भी फिल्म में गाना नहीं गाया है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के गानों की वजह से ही आज पूरे देश में उनके लाखों चाहने वाले हैं। आलम यह है कि अगर बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है, 350 रुपए का टिकट लेकर लोग मल्टीप्लेक्स में देखने नहीं जाते, लेकिन ये फनकार जो आज हमारे गेस्ट हैं, इनका टिकट 3,500 हजार में खरीदने के लिए 2.5 महीना पहले से बुकिंग हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक माई शो के आंकड़े बताते हैं मुझे। मैंने जब रिसर्च किया इनके बारे में तब मुझे पता चला। जरा सोचिए, 6 टिकट 2.5 महीने पहले अगर किसी कलाकार के लोग खरीद लेते हैं उसके शो से, तो क्या उनकी पहुंच होगी। वो डायरेक्ट हजारों दर्शकों से एक साथ कनेक्ट करते हैं। और डिजिटल वर्ल्ड में उनके दबदबे का आलम यह है कि उनका कोई गाना इधर पोस्ट हुआ नहीं कि उधर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन तक व्यू हफ्तों में, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। जो स्टेज के और जो कि कॉन्सर्ट और लाइव शोज के चाहने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा नाम है। और आज मैं जनसत्ता के दर्शकों से आपका तारुफ करा रहा हूं। स्वागत कीजिए आलोक काटदारे जी का। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पे आपका। नमस्कार दिग्विजय सिंह जी, थैंक यू सो मच। लगे आपसे मिलके और जो आपने मेरे बारे में कहा। और मैं आज के इस इंटरव्यू की शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरी तारीफ की, मैं भी आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं हमारा मेरा कौन मानता हूँ, वो हमारे किशोर दा जब भी अपनी शो की शुरुआत करते थे, तो इस गाने से करते थे, इस अंदाज से करते थे। तो एक खास आज के इस महफिल की ये इंटरव्यू की शुरुआत मैं उसी गाने से करूंगा जिससे किशोरदा शुरुआत करते थे। अरे प्यारे बंधुओं, अरे संगीत प्रेमियों, अरे मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, हाँ मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे चाचा चाचियों, मेरे काका काकियों, मेरे चाचा चाचियों, मेरे काका काकियों, ओ मेरे यारो यारियों, मेरे प्यारो प्यारियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे कच्चे कच्चियों, अरे आप सबको आलोक कुमार बम्बई वाले का सब प्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये हमारे दिग्विजय साहब का प्यार है, दुलार है, सत्कार है। अरे अब ज्यादा वक्त न लेते हुए आलोक कुमार इंटरव्यू के लिए तैयार है। हाँ। क्या बात है। ऐसे ही आलोक जी को वॉइस ऑफ किशोर कुमार नहीं कहा जाता है, लेकिन सच बताओ, आलोक जी जाने जाते हैं किशोर कुमार की आवाज के लिए, उनके गानों के लिए। लेकिन मैं पिछले 1-1.5 महीने से इनको फॉलो कर रहा हूं और ये ज्यादती होगी कि अगर हम इनको सिर्फ किशोर दा के साथ जोड़ें, क्योंकि ऐसा कोई भी गाना नहीं है, ऐसा कोई भी अंदाज नहीं है जो कि आलोक जी ऐसे ऐसे चुटकियों में ना कर लें। और वो भी तब जब ये कोई, मतलब इन्होंने संगीत की प्रॉपर शिक्षा नहीं ली है, जैसे कहते हैं वैसा नहीं किया है। और अभी आपने जो इनका अंदाज देखा, ये स्टेज पे होता है, जो इनके दर्शक जानते हैं, इनके फैंस जानते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 10 मिनट पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था, बहुत ही शाई थे। मतलब एक नॉर्मली भी जैसा ये नहीं करते हैं, लेकिन हाथ में जब माइक आता है तो पता नहीं कहां से वो अच्छा। और यही अंदाज किशोर का दा का भी था। जो इंदौर के उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़े हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि वो जिस सिंगर, लेडी सिंगर के साथ गाते थे स्टेज पे, उससे ऐसे बात भी नहीं करते थे। और जब माइक आता था तो उनका अंदाज देख के एक अलग बात आती थी। तो आलोक जी, ये कुछ कह लें कि ऊपर वाले का एक संयोग है कि जो आपका नेचर है वही किशोर दा का नेचर है और वही अंदाज है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब किशोरदा को मैंने सुनना शुरू किया, जब देखना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि बस यही इनको ही फॉलो करना है। लेकिन बाद में दौर चेंज होता गया, है ना। बाद में जैसे जैसे वैसे मैंने हर एक के गाने उनकी स्टाइल में गाना शुरू कर दिया। मैंने कभी किसी को किसी के आवाज की मिमिक्री नहीं की।
मैंने किशोर दा की आवाज़ की मैंने मिमिक्री नहीं किया, तो कोई भी मैं जो भी अंदाज़ में जैसे आपने कहा ना, मैं हर एक को गाता हूँ, हर सिंगर को गाता हूँ। लेकिन मैं उनके थॉट प्रोसेस को सोचता हूँ, हमेशा, कि उन्होंने किस स्टाइल से गाया, राइट? तो उस स्टाइल को कॉपी करते-करते नहीं कॉपी नहीं, उनको फॉलो करते-करते, मैंने कभी भी किसी की आवाज़ की नकल नहीं की। इसलिए मैं किशोर दा का भी जो अंदाज़ पेश करता हूँ, वो उनकी स्टाइल से करता हूँ कि वो क्या सोच के गाते हैं, हैं? राजेश खन्ना साहब होंगे, तो अलग आवाज़, अमिताभ बच्चन साहब होंगे, अलग आवाज़, रणधीर कपूर साहब होंगे, अलग आवाज़, खुशी कपूर साहब होंगे, अलग आवाज़ है। तो ये जो उनका जो स्टाइल था किशोर दा का, कि किसी कैरेक्टर के बारे में सोचना, वो कैसे बात करता है, कैसे एक्ट करता है? उसको फॉलो करके गाना, ये सबसे बड़ी बात मैंने स्टेज की जब दुनिया में मैंने इसको अडॉप्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि जब मेरी ऑडियंस मुझे जब देखती है, तो उसमें ऐसे परफ़ॉर्म करें कि जैसे उनके लिए मैं गा रहा हूँ, मैं आपके लिए गा रहा हूँ। ना कि मैं उस गाने को सिर्फ़ गाने को गाऊँगा और चला जाऊँ। नहीं, मैं गाऊँगा, अगर मैं आपके सामने हूँ, तो ये गाना मैं आपके लिए गाऊँ। यूँ मानिए कि मैं सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि अरे हाँ, कि मैं वो किसी के लिए गा रहा है। तो ये सोच के ये जो थॉट प्रोसेस मैं करता हूँ ना, इससे शायद वो एक ऑरा बन जाता है मेरा और ऑडियंस का, सोचने का। तो इसलिए मैं वो जभी भी स्टेज पे आता आ जाता हूँ, तो एक ऑरा जब बन जाता है किसी सिंगर का और ऑडियंस का, तो ऑडियंस हमेशा चाहती है कि वो सिंगर जल्द से जल्द उनके सामने आ जाए। अच्छा, ये जो ऑरा वाली बात कही आपने, इसको थोड़ा-सा हम और विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब त्योहार का सीज़न है और वो त्योहार भी मतलब इतना बड़ा, एक से पूरा बंच बुके के साथ में। तो और आप जब सामने हों, तो थोड़ा-सा कुछ गुनगुनाएँ अपने दर्शकों के लिए, अपने फैन्स के लिए, और उसके बाद अगला सवाल, ये जो थॉट प्रोसेस वाली कही, इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझेंगे आपसे। चलो। हम्म, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। क्या बात है! आपके अनुरोध पे क्या बात है! अच्छा, अभी थैंक कुछ यू। समय पहले मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ दिन हो गए, 2-4 दिन। आपने मुझे एक किशोर दा की खासियत बताई थी, राजेश खन्ना के 2 गानों को, चिंगारी और हमें और जीने की चाहत ना होती। एक में आवाज़ पतली गले से गा रहे हैं, एक में पूरा बेस है जो किशोर दा की ओरिजिनल आवाज़ थी। वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है और किशोर दा कैसे उतार लेते थे कलाकार को अपने अंदर, वो ज़रा समझाइए। किशोर दा के जब गाने मैंने शुरू किए, मैं स्टेज पे गाने लगा, तो बाकी भी सिंगर्स को मैं हमेशा सुनता हूँ, जो स्टेज पे गाते हैं। तो मुझे हमेशा एक बात मैंने जो बहुत साल से देखी, बहुत साल जब ये ऑर्केस्ट्रा फील्ड शुरू हुआ ना, वहाँ से। देखिए, आप आपने भी गौर किया होगा, सबने गौर किया होगा, जब कोई भी बंदा रफ़ी साहब के गाने गाता है, तो गाना रफ़ी साहब जैसा साउंड करता है, मुकेश जी के गाने गाता है, गाना मुकेश जी जैसा साउंड करता है। हैं? जब किशोर दा का गाना आता है ना, तो किशोर दा की जो एक आवाज़ है ना, वो बहुत अलग आवाज़ है। ऐसी आवाज़ ना कभी बनी, ना कभी बन पाएगी। उनको मैच करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं सबसे यही कहता था कि किशोर दा की आवाज़ ऐसी आवाज़ है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती, जिसकी मिमिक्री नहीं हो सकती, तो करो मत। मैं हमेशा सोचता था कि ही इज़ द नंबर वन प्लेबैक सिंगर, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, राइट? बहुत अच्छे एक्टर थे, इसलिए वो क्या करते थे, उनको लोग पागल समझते थे, ही वाज़ अ जीनियस, पागल नहीं थे। वो मेरा मानना है ये है कि मैं उनके बारे में जब सोचता हूँ ना, तो मुझे हमारे प्लेबैक सिंगर विनोद राठौर जी ने ये बात कही थी कि आप जो कर रहे हो, उससे उससे आपको मैं एक बात बताता हूँ, गैलेक्सी में ऐसा होता है, उनका गैलेक्सी में ये है कि उनकी जो आवाज़ें हैं, जो रिकॉर्ड हो चुकी है ना, वो कहीं जो है, उनकी थॉट प्रोसेस कहीं तो है। तो आप जब उनके बारे में इस तरह से सोचते हो ना, उनकी थॉट प्रोसेस, तो वो कहीं न कहीं वो आपसे लिंक हो जाती है। किशोर दा को तो आपने देखा नहीं, लेकिन किशोर दा की थॉट प्रोसेस से आप लिंक हो जाते हो। ये मैं बहुत अधिक बात कह रहा हूँ, शायद लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं उस थॉट प्रोसेस को सोच रहा हूँ जो किशोर दा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सोचते थे। अब आप अभी मैं राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन साहब, जो मैंने बात कही थी राजेश खन्ना साहब के बारे में। अभी मैं सब दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो भी सिंगर्स हैं ना, वो कभी किशोर दा की आवाज़ को कॉपी ना करें, क्योंकि किशोर दा के बारे में एक ऐसी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कोई भी सिंगर उनको बहुत सिंपल समझ में आता है। मैं किशोर कुमार गाता हूँ। अब क्या कहते हो, मैं किशोर कुमार गाता हूँ, अरे भाई किशोर दा बोलिए, किशोर कुमार नहीं, वो बहुत बड़े बड़े लीजेंड है।
तो उसमें क्या होता है, यशोदा के बारे में सब लोग ये सोचते हैं कि उनकी आवाज भारी थी, वो तो थी, बेस था, वेट था, थ्रो था। तो कोई भी गाना आप यकीन न, आप यूट्यूब खोलिए, किसी को भी देखिए, कोई भी गाना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सब जो भी सिंगर गाता है, कोई भी गाना हो यशोदा का, जो 1950s 60s का हो, 70s का हो, 80s का हो, सब लोग उसी आवाज में गाते हैं, हेवी आवाज में। लेकिन ऐसा नहीं था। अब मैं आज राजेश खन्ना जी के बारे में जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले किशोदा आवाज देते थे देवानंद साहब, उसके बाद उनकी आवाज बनी राजेश खन्ना साहब, उसके बाद उनकी आवाज बनी अमिताभ बच्चन साहब। ये 3 सुपरस्टार्स को मैं अभी कवर करता हूँ। आपने अगर देखा होगा तो 50s के जो किशोर कुमार थे, 50s के यंग किशोर कुमार, 27, 28, 30, 28 उम्र एज के, तभी के जो भी एस डी बर्मन साहब के गाने, आप उनकी साउंडिंग देखना। हम्म, तररा तररा ओ, ओ, तररा तररा ओ, ओ, ये क्या है? ये देवानंद साहब की बोलने की आवाज है। मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों पे पुजारी हूँ, इन हसीनाओं को देख के मुझे पसीना आ रहा। ये देवानंद साहब की बोलने की आवाज, कभी की कभी। तो उस आवाज को मैच यशोदा की आवाज कैसे आ रही है? तररा तररा हो, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, हाँ, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। क्या बात है। ओ ओ ओ ओ हम्म, ओ ओ तो साउंडिंग किशोर कुमार जी ने देवानंद साहब उनको फॉलो किया, आवाज को, उनकी स्टाइल, बात करने की स्टाइल को। ठीक है, ये देवानंद साहब हो, यंग देवानंद साहब। यही देवानंद साहब जब उनकी एज हो जाती है, जाने मन, जाने मन, जाने मन किसी का नाम नहीं, है ना, आवाज चेंज। क्यों? कैरेक्टर वही है, एज बढ़ चुकी है। अभी वो यहाँ नहीं गाएगा, एज बढ़ चुकी है, आवाज भी चेंज। सेम राजेश खन्ना साहब, 1969 से 73 तक सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, यंग राजेश खन्ना साहब, हाँ, तो उनके लिए सब आप गाने देखिए। मैं शुरू तो ये शाम मस्तानी, हम्म, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, चिंगारी, एक्चुअली बेस में गाया नहीं, सब लोग गाते गलत। कोई भड़के, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, right? कब हुआ। वही राजेश खन्ना साहब जब कार से जा रहे हैं, ओपन ओपन है, ऑडियो कार लेके जा रहे हैं, चला जाता हूँ किसी की धुन में। ये जो स्टाइल है उनकी, राजेश खन्ना साहब की बात करने की, यूं यूं यूं, धड़कते दिल के तराने लिए, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था सब कि ये बंदा जब एक्ट करेगा, राजेश खन्ना साहब एक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे करेंगे। अगर आप डॉक्टर साहब, अगर जब आप ऐसे बात करते हो मेरे से, हाँ, हेलो भाई कैसे हो, और आप ऐसे बात करते हो तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है। हाँ कैसे हो, ये हो जाता है। यहाँ जाके आप कैसे हो ऐसे नहीं बात कर सकते। तो ये जो बातें हैं ना, ये किशोदा सोचते थे रिकॉर्डिंग के समय, सिटिंग के समय, और तब वैसे गाते थे। जैसे मैंने कहा अभी, उसी राजेश खन्ना साहब की जब एज बढ़ गई, जैसे मैंने कहा था हमें और जीने की चाहत ना होती, किशोदा की भी एज बढ़ चुकी है ना, तो अबव 40 दोनों। तब कैरेक्टर भी जो राजेश खन्ना साहब ने अगर तुम न होते इस फिल्म में जो काम किया है, उसमें भी उनका कैरेक्टर एक मैच्योर्ड आदमी का, जिसकी शादी, जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसको एक बेटी है, इज अ बिजनेसमैन। और जो वो जब पियानो पे बैठता है तो हमें और जीने की चाहत न होती, अगर, आधा है वही है, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, आधा है वही है, आवाज टाइप चेंज, इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस। अमिताभ बच्चन साहब के लिए जितने भी गाने किशोदा ने गाए, वो उनकी आवाज, अमिताभ बच्चन साहब की जो आवाज थी, हेवी बुलंद बुलंद आवाज, तो उनके लिए सब आप देखिए, सब गाने उन्होंने गाए हैं। तेरे जैसा यार कहाँ, राइट, दिलबर मेरे भोले, ओ भोले, सब गाने छाती से गाए, ओपन थ्रोटेड गाए। लेकिन आपने गौर किया, उसी फिल्म का, याराना फिल्म का एक गाना है, हाँ? उसमें गाना छूकर मेरे मन को,
उस गाने को उन्होंने छू कर मेरे मन को या तूने, ऐसा क्यों गाया है? आज तक किसी ने सोचा है कि इसी उसी फिल्म में खाली एक 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 टिपिकल एक गाना, वो भी अमिताभ बच्चन साहब के लिए, वो भी स्टेडियम में खड़े होके गा रहे हो। स्टेडियम में जब आप ओपन साउंड में गाते हो तब आवाज आपको ज्यादा फोर्स में बात करनी होती है, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने गाना छू कर मेरे मन को, ऐसे क्यों गाया है? गा सकते थे ना सब लोग, छू कर मेरे मन को या तूने, गा सकते थे, लेकिन नहीं गाया, क्योंकि वो सिचुएशन अलग है। वो सिचुएशन बहुत सॉफ्ट सिचुएशन है, जिसमें एक गांव से आया हुआ एक बहुत ही बोलते हैं ना रफ टफ, जो उसकी बात करने की स्टाइल है वो एकदम, वो एक लड़की के प्यार में उसे प्यार हो जाता है और सही में वो बोलते हैं ना एक अलग अलग सिचुएशन का गाना है। तो वो उधर वो आदमी जो कैरेक्टर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जो आदमी एकदम रफ टफ, उस कैरेक्टर जो है अमिताभ बच्चन साहब ने याराना में प्ले किया है पहला बार, अगर आपने फिल्म देखी होगी। लेकिन वही आदमी जो इतना हेवी गाने वाला उस वक्त सॉफ्ट हो जाता है। जब आदमी सॉफ्ट हो जाता है उसकी बात करने की स्टाइल चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपके नजदीक अगर आऊँ तो मैं आपसे सॉफ्ट बात करूंगा, जब अगर मैं आपसे दूर जाऊँ तो मैं आपसे लाउड बात करूंगा। तो ये बात, और भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे चिंगारी कोई बढ़के, और दो गाने मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें ये सोच, म्यूजिक डायरेक्टर की सोच और राजेश किशोर दा की भी सोच देखिए। दोनों गानों के म्यूजिक डायरेक्टर है पंचम दा। एक गाना है चिंगारी कोई बढ़के और एक गाना है ओ माझी रे, राइट? चिंगारी कोई बढ़के भी नाव में बैठा हुआ, राजेश खन्ना नाव में बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर चेंज है, जितेंद्र साहब है वो भी नाव में बैठे हुए। फर्क आदमी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर सेम, सिंगर सेम। राजेश खन्ना साहब शर्मिला टैगोर के बहुत ही पास बैठे हैं, राइट? और उन्हें उनको एक फिलोसॉफी बता रहे, हाँ, वो भी शराब पी रहे, एक फिलोसॉफी बता रहे। एक शराब पिया हुआ जब आदमी किसी के पास जब बैठता है, हाँ, तो वो एक अलग धुन, अलग मोड में जब चला जाता है तो उसको चिंगारी कोई भड़के तो सावन, ये क्या है? ये दारू पिया हुआ आदमी, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे यहाँ से गा रहे हैं। कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, क्या बात है। राइट? यही कैरेक्टर, यही किशोरदा जब जितेंद्र साहब के लिए गाते हैं, वो भी नाव में बैठे हुए, सिचुएशन अलग है। वो हेमा मालिनी जो उनकी को स्टार है, उनके साथ उनकी कुछ बातें होती है, वो वहां से वो निकल जाते हैं, दूसरे गांव चले जाते हैं और अलग ट्रांस में सोच रहे कुछ, लेकिन वो खड़े हैं, नाव में खड़े हैं और उनकी सोच अलग है, सिचुएशन अलग है। तो उसके लिए ओ माझी रे, माझी रे, क्या बात, बहुत खूब। कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। सिचुएशन क्या है? दोनों नाव में बैठे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर वही किशोरदा, एक के लिए सॉफ्ट गा रहे हैं, सिचुएशन अलग है। एक एक अपनी बोलते हैं ना, एक दिल की आवाज को एकदम बोलते हैं ना, प्रो करके गा रहे हैं। ये थे किशोरदा। अच्छा, मैं दर्शकों को बताऊं, जब लाइव शोज होते हैं उसके पहले रिहर्सल पे अच्छा खासा टाइम ये कलाकार बिताते हैं ताकि सब कुछ परफेक्ट रहे, हर कोई करता है। लेकिन जब आलोक होते हैं तो इनके साथ में मैंने अक्सर देखा है, ना चाहते हुए, और बहुत बेहतरीन जो फीमेल सिंगर्स हैं वो भी कई बार हड़बड़ा जाती हैं, कुछ ना कुछ इनके हरकतों से जो है वो सरप्राइज हो जाती हैं। वो आज मैं महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं इनसे इनकी बातों को सुनते सुनते अपने सवाल भूल गया हूं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे जो है फीमेल सिंगर्स को भी ये कंफ्यूज कर देते होंगे। मैंने कई गानों में देखा है, आपने भी देखा होगा। तो वो लेडी सिंगर ना, जो भी लेडी सिंगर हो, तो वो मेरे साथ उसी वक्त हमारी वेवलेंथ ऐसी जुड़ जाती है ना। आप सबके साथ देखना, शैलेजा देखना, प्रियंका देखना, संपदा देखना, है ना, कुल सक्सेना देखना, निरुपमा देखना और सौम्या देखना, मोना कामत देखना, ये सब जब मेरे साथ जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ स्टेज पे जरूर होगा, क्योंकि मैं सबके साथ वो मस्ती में करता ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मस्ती ही करनी है, ऐसा नहीं, लेकिन वो हर के साथ अलग कभी ऐसा हुआ आपकी वजह से कोई लाइन भूल गया हो अपना? बहुत बार ऐसा बहुत बार हुआ है।
मैं एग्जांपल दूंगा इसका, मोना का एग्जांपल दूंगा, जो हम लोग एक बार कहाँ शो कर रहे थे, आई थिंक राजकोट में शो कर रहे थे। तो मैंने किसी की एक्टिंग की, किसी सिंगर की गाते समय, हाँ, और मोना ने एक बार देखा तो उसने गाना बंद किया उसने, और वो पहले माइक पे लगे जोर जोर से हंसने लगी, और उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ऑडियंस को ये मेरी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है, इन्होंने मुझे हंसाया इसलिए मैं हंसी, गाना शुरू करते फिर से। ऐसे 1000 ऑडियंस के सामने ऐसा हुआ था। और दर्शकों को मैं बताऊं, मोना कामत जिनकी बात आलोक जी कर रहे हैं, वो खुद एक गजब के स्टेज परफॉर्मर हैं। सिंगर होने के साथ साथ वो गजब के, उनकी भी हरकतें होती हैं और वो भी और लगभग ऐसी ही हैं आलोक जी से। लेकिन अगर मोना भूल जा रही हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन भारी पड़ रहा है वो सोचने की बात ही है। तो ये हम लोग को ना क्या होता है, शैलजा हो, प्रियंका हो, मोना हो, है ना, निरुपमा हो, और हाँ, संपदा हो, तो क्या होता है वो ना, एक सबके साथ ना ऐसी वेवलेंथ मैच हो चुकी है ना कि हम लोग स्टेज पे आए ना, आप गौर गौर से देखना यूट्यूब को, तो शैलजा रहेगी तो शैलजा की मुझे रिएक्ट करने की एक अलग स्टाइल है, राइट। प्रियंका की एक अलग स्टाइल है, मोना की एक अलग स्टाइल है, संपदा की एक अलग स्टाइल है, क्योंकि वो जब मैं आ जाता हूँ तो उस वैसे ही वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है, या तो वैसे ही वो रिएक्ट करती है जैसी जैसे वो एक्चुअली है अंदर से। सब लोग मजाक करने में बहुत एक्सपर्ट है, और आपको पता नहीं है, मुझे मालूम है सब लोग धमाल मस्ती करने वाले सिंगर्स हैं, लेकिन सीरियस रहती है वो भी, तो रहना ही पड़ता है। तो मेरे साथ जब वो आ जाती है ना, तो वो उनका जो मजाकिया अंदाज रहता है ना, वो पूरा स्टेज पे दिखता है। एक तो मुझे याद है, मैंने गाना गाया था सीएटी कैट कैट मैंने मिली सौम्या के साथ, तो मैंने सौम्या को लिटरली मैंने बिना हाथ लगाए विंग में पुश किया था, अंदर अंदर धकेल दिया था मैंने। वो कहीं का आपको गाना मिले तो आप देखना, अंदर मैंने ढकेल दिया तो अंदर चली गई। एक बार वो गाना मतलब चलिए अकेले ही गा के एक बार अपने फैंस को सुना दीजिए। अरे सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, आरएटी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। अभी उसके बाद अरे मेरी मैड, मैड माने पागल, बियो बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। ये गाने से एंड होता है। तो उसने जब कहा मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ, तो मैंने बोला मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ, मतलब इसका तुम, मतलब इसका तुम, मतलब इसका तुम, मतलब इसका तुम, मतलब चलो चलो, मतलब इसका तुम, मतलब इसका तुम, अंदर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आलोक जी, अब थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप की चीजें हो जाए, मतलब एकदम एक एक शब्द में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं आपके फैंस के आपके लिए। आप नौकरी करते थे, हाँ नौकरी अच्छी खासी छोड़ के इतना बड़ा जोखिम सिंगिंग में, मतलब हाँ। कहाँ से ख्याल आया कि चलो यार नौकरी छोड़ते हैं, आते हैं सिंगिंग में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो 14 साल, हाँ कितने, 14 साल जो मैंने नौकरी की ना, मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है वो 14 साल होते हैं ना, क्या, 14 14 साल साल का की जेल वनवास। बोलते हैं ना, हाँ, वो जेल बोलते हैं, 14 साल का वनवास। वो वनवास था मेरा, एक्चुअली मेरे मेरे नसीब में वो वनवास लिखा हुआ था कि 14 साल तुमको ये वनवास झेलना ही पड़ेगा। तो वनवास खत्म जब भगवान को लगा कि बस अभी इसका वनवास खत्म हो गया, तो मुझे कहा बेटा अभी तुम्हारा ये वनवास खत्म, अभी तू बाहर आ जा। तो तब मैंने वो नौकरी छूटी, मेरी छुट्टी। 14 साल का वनवास खत्म करके राम जब अपने घर लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। हाँ 14 साल का वनवास खत्म करके जब आलोक काटदरे सिंगिंग में उतरे, तो आपकी अयोध्या यानी कि आपके घर में आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। मेरे घर वालों को टेंशन में ही थे कि यार इसने क्या किया, लेकिन क्या क्या था, मैंने जो जॉब छोड़ी छोड़ी थी ना, तो उसके पीछे भी एक अलग सोच थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है मेरे लिए। वो इतना, हाँ, तो मेरे जॉब में ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी कि हमें वहाँ काम करना ही मुश्किल हो चुका था। इतनी टेंशन वाली सिचुएशन, तो मैंने सोचा कि बस अगर यहाँ पे मैं पड़ा रहूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म, मेरी म्यूजिक करियर खत्म, मैं ही खत्म। तो इससे अच्छा है कि मैंने राम राम किया जॉब को, और मैं बाहर निकला। जैसे मैंने जॉब छोड़ी 5 अप्रैल 2005 को, उस दिन उसके बाद 1 महीना मैं घर था, और 9 मई को मैं सिंगापुर था। तो क्या फिर मुझे एक बहुत बड़ा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहाँ वहाँ के शोज का। तो 4 महीने मुझे आज भी याद है, 9 मई मैं सिंगापुर में था, और मैं 5 सितंबर को इंडिया में था। नहीं, इतना सफर मैंने वहाँ पे जाके मैंने
एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ के जिन्होंने मुझे स्टेज पे गाते हुए देखा था, उन्होंने मेरे साथ और वहाँ पे मैंने शोज किए और बाद में वो सिलसिला फिर शुरू हो गया। सिंगापुर से फिर मेरे अमेरिका के शो शुरू हो गए। बाद में मैंने बहुत 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 चालाकी हो गया। आलोक जी, अब इससे पहले कि इंटरव्यू खत्म करने के लिए आखिरी सवाल पूछें, एक कोई छोटा सा गाना तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं गाना तो जरूर गुनगुनाऊंगा। आपने जैसे कवर वर्षन की बात की यूट्यूब की, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो चैनल है आलोक काटदरे, तो उसे आप डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन टांग को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अभी मुझे यूट्यूब पे अभी देखने वाले हो, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मैं सारे दर्शकों से और डॉक्टर साहब आपसे भी, शुरुआत आपसे हो तो मजा आ जाएगा मुझे। नहीं, मैं तो सब्सक्राइब कर चुका हूँ इतने सारे दर्शकों में आपको शायद नजर नहीं आया होगा मैं। तो बिल्कुल मैं भी दर्शकों से कहूंगा कि जनसत्ता का अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया लीजिए, और आलोक जी के साइट पे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी इनके, आप और इन तक पहुंचिए। वैसे तो आप इनको खोजते हैं तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है, पर इनका अपना चैनल उस पर कम ही मिलता है। तो क्योंकि इन्होंने अब तक उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है, जैसे मैंने कहा बहुत इन सब चीजों से बड़ा हटके रहे हैं। इन तक पहुंचने में मुझे भी करीब 1.5 महीने का समय लग गया इन 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 तक पहुंचने में, और कैसे कैसे करके मैं पहुंचा हूं वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर एक अलग एपिसोड बन सकता है। तो अरे वाह, जरूर इनको सुनिए और डेफिनेटली कुछ नया सुनने को हमेशा मिलता है। तो एक कुछ गाना हो जाए। जरूर। और मैं मेरे आप दिग्विजय सिंह जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू मैं कहूँगा, इतना जूम पे सबसे बड़ा इंटरव्यू, डिजिटल इंटरव्यू, राइट, जी डिजिटल माध्यम का सबसे पहला इंटरव्यू। मैं क्रेडिट आपको ही दूंगा। अगर बताने का भगवान ने चाहा, अगर मैं कुछ और भी कुछ बन गया तो मैं आपका जिक्र डेफिनेटली करूंगा जहां भी जाऊंगा, कि मेरा, अगर मैं आप जितने भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ उसमें अगर पहला अगर नाम होगा तो हमारे डॉक्टर साहब का नाम होगा, दिग्विजय सिंह साहब का। तो थैंक यू सो मच कि आपने जनसत्ता जो है आपका, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मेरे दर्शकों का जो मुझे इतनी बड़ी तादाद पे देख रहे हैं। तो आप सभी के लिए डॉक्टर साहब, आपके लिए भी मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि सब आप सभी लोग जो भी बैठे हैं, जो भी मुझे सुन रहे देख रहे हैं, वो आप सब लोग मेरे साथ गाएं, क्योंकि वो गाना प्यारे भाई का गाना है, प्यारे लक्ष्मण प्यारेला जी का गाना, जो हमेशा मैं गाता हूँ और जो मजा आता है उस गाने में। उसका जो एंड वाला पार्ट है, वो गाना है, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? किया, कभी किसी को दिल दिया? दिया। मैंने भी दिया। ओ! पा 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 पा। ए ला 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 ला। ला 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 ला। मेरी उम्र के नौजवानों, मेरी नौज उम्र के नौजवानों, हाँ, ए दिल न लगाना ओ दीवानो, है मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। अरे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ, ओ शांति ओम, शांति शांति ओम, ओम शांति ओम, शांति शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति शांति। ओम, ओम शांति शांति ओम, ओम शांति शांति ओम, ओम शांति ओम। फिल्म शराबी में एक गाना था, मुझे 9 लाख मंगा दे, और उसके पहले आपने भी उस गाने को गाया है, और उसके पहले अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग था। और चूंकि मैं और अमिताभ जी एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से, तो आज उसी के अंदाज में कहूंगा कि आपको इस मेरी तालियों में लाखों करोड़ों आपके फैंस की तालियों की आवाज सुनाई दे रही होगी आलोक साहब।
जो आपने हाँ, समा बिल्कुल। बांधा है, और बहुत मजा आया। मजबूरी है कि हम दिन भर इंटरव्यू नहीं कर सकते, दिन भर इस बात को नहीं चला सकते, वरना समय हाँ, कम पड़ गया है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछने थे, और जैसे कि आपके साथ सिंगर्स भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया, और कुछ और बातें आ गई। लेकिन फिलहाल जो भी हमने आपसे बात की, बहुत मजा आया, और मुझे भी डेफिनेटली दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा आलोक जी। बहुत मजा आया, और मैं चाहता हूँ कि स्वरा का भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि ये जो आप डिजिटल के बारे में टेक्निकली आई एम वेरी पुअर, तो ये आपसे जो मुझे मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि स्वरा का भी आप जरा स्वागत कीजिए। स्वरा को भी थैंक्स बोलना मैं डेफिनेट चाहूंगा, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में मेरी एंट्री जो हुई है वो स्वरा के कारण ही हुई है और होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच स्वरा कि आपने डॉक्टर साहब से मुझे मिला। अच्छा, तो मैं चलते चलते आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। आप ही दर्शकों से विदा लेंगे अपने अंदाज में, सुरीले अंदाज में, और आने वाले फेस्टिवल्स की बधाइयां भी दर्शकों को देंगे, और आप ही शो को जरूर क्लोज करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, मेरे मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले सब दर्शकों को आलोक पाटदरे का प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले एक बार हमारे डॉक्टर दिग्विजय सिंह साहब का को शुक्रिया कहें। थैंक यू सो मच सर, पहले क्रेडिट गोज टू यू। और आप आपको और मेरे दर्शकों को हैप्पी 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 दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, फटाके ना जलाएं, और हमारे क्लाइमेट को मेंटेन रखें, है। लेकिन जाते जाते वही मैं एक मोहब्बत भरा पैगाम जाते जाते मेरे आपको भी और हमारे दर्शकों को देना चाहूंगा। हम्म, अलविदा तो अंत है, और अंत किसने देखा, ये पल तो है जुदाई, मिलन है जो हमने देखा, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही क्या बात। बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तालियों को यूं ही महफूज रखना, बड़ी लंबी देर तक ऐसी महफिलें सजती रहेंगी। तालियों को यूं ही महफूज रखना, बड़ी लंबी देर देर तक ऐसी महफिलें सजती रहेंगी। मुसाफिर होंगे आप भी, मुसाफिर होंगे हम भी, फिर किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। हैप्पी दिवाली टू ऑल।